Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about stack implementation using C programming. In today's videos I am discussing about what is stack and what are the operations that are performed on stack. तो इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि स्टैक इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं और स्टैक के अंदर आपके कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैक क्या है, एक जो वर्क करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। जैसे कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में जैसे आपका हो गया, जब आप शादी में जाते हो तो वहाँ पे आप जो भी आपकी प्लेट्स होती है वो प्लेट्स किस सिस्टम में रखी जाती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में। मीन्स जो सबसे लास्ट वाली प्लेट है वो सबसे पहले आपकी पॉप होती है। पॉप मतलब कि रिमूव्ड हो जाती है। जैसे कि कोई भी अगर पर्सन खाना खाने आएगा तो जो सबसे लास्ट में प्लेट रखी गई है वो उसको सबसे पहले उठाएगा। ऐसे तो है नहीं कि वो सबसे नीचे से प्लेट उठाएगा। तो डैट इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। एंड इसमें आपके दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश का मीनिंग होता है कि एलिमेंट को इंसर्ट करना इन अ स्टैक, एंड पॉप का मतलब होता है कि एलिमेंट को रिमूव्ड करना। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन में जो पुश करते हैं वो हम करते हैं आपका पीछे से, और जो पॉप होता है वो होता है आगे से। मतलब टॉप से आपका पॉप होगा और आपका बैक साइड से आपका मतलब कि वहाँ पे पुश होगा, पुश ऑपरेशन परफॉर्म्ड होगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का स्टैक लिया है जिसका साइज है 100। हम कह सकते हैं हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एरे लिया है जिसका नाम है स्टैक, जिसका साइज है 100। और ये मैंने स्टैक इम्प्लीमेंटेशन को अचीव किया है यूजिंग एरे। उसके बाद में यहाँ पे एक साइज वेरिएबल लिया है, एक आई वेरिएबल लिया है, एक चॉइस वेरिएबल लिया है, एक आइटम एंड एक टॉप वेरिएबल लिया है। ये सारे वेरिएबल्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन सभी वेरिएबल्स का मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 आपके फंक्शन बनाए हैं, पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन एंड डिस्प्ले फंक्शन। पुश फंक्शन का हम यूज़ करेंगे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए स्टैक के अंदर। पॉप फंक्शन का हम यूज़ करेंगे एलिमेंट को डिलीट करने के लिए, एंड डिस्प्ले फंक्शन का हम यूज़ करेंगे स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनको शो कराने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये था आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन। फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, रिटर्न टाइप स्पेस फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने यहाँ पे रिटर्न टाइप लिया है इंट। और अगर आपके मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होता है तो आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ कराना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कराया है रिटर्न 0। इसके बाद मैंने इस मेन फंक्शन के अंदर टॉप की वैल्यू दी है -1। अगर आपके टॉप की वैल्यू -1 है, इसका मतलब क्या है कि स्टैक आपका अभी अंडरफ्लो कंडीशन में है। मीन्स अभी स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। मैंने ऐसा एज्यूम करके लेके चली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूछा एंटर द साइज ऑफ स्टैक। स्टैक का वैसे तो मैंने साइज दिया 100, लेकिन हो सकता है कि स्टैक के अंदर यूजर 5 या फिर 10 एलिमेंट्स को डालना चाह रहा हो। इसके बाद हमने यहाँ पे जो भी यूज़र बताएगा साइज़ वो हमने यहाँ पे स्कैनर फंक्शन की हेल्प से साइज के अंदर स्टोर करा लिया है। देन इसके बाद मैंने यूज़र को बताया ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। प्रेस 1 फॉर पुश, प्रेस 2 फॉर पॉप, प्रेस 3 फॉर डिस्प्ले, प्रेस 4 फॉर एग्जिट। और देखिए पुश, पॉप, डिस्प्ले एंड एग्जिट, यहाँ पे आपके 4 बटन्स रहेंगे। अगर आप 1 यूज़र से प्रेस कराओगे मतलब मीन्स अगर यूज़र अपनी चॉइस 1 देगा तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अगर यूज़र अपनी चॉइस 2 देगा तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यूज़र अगर 3 देगा तो जो स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर यूज़र 4 अपनी चॉइस देगा तो उससे वो एग्जिट हो जाएगा, प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे चारों ऑपरेशंस को परफॉर्म्ड करनी, मैंने यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ किया है। तो डू का मतलब ये होता है कि करना है, काम करना है। तो डू के अंदर मैंने सबसे पहले लिखा एंटर योर चॉइस। जो भी यूज़र चॉइस देगा स्कैनर फंक्शन की हेल्प से हमने उसको एड्रेस ऑफ चॉइस दे दिया। मीन्स जो आपका चॉइस वेरिएबल था उसके अंदर आपका यूज़र की दी हुई चॉइस आपकी स्टोर हो जाएगी। अब मुझे यूज़र की चॉइस अगर पता लग गई तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं स्विच केस। तो मैंने स्विच के अंदर यहाँ पे डाल दिया है चॉइस को। और अब स्विच केस के अंदर हम मल्टीपल केसेस बनाएंगे और उन केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम फंक्शन की कॉलिंग कर लेंगे और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे कि जब वो फंक्शन परफॉर्म्ड कर ले अपना काम तो हम उसके बाहर आ जाएं। मैंने यहाँ पे केस 1 बनाया पुश फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो कॉल करने का जो सिंटैक्स होता है सी प्रोग्रामिंग में वो होता है फंक्शन का नेम पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन का नेम है पुश पैरेंथेसिस सेमीकोलन और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। देन हम केस 2 बनाएंगे। यहाँ पे हम केस 2 में पॉप फंक्शन को कॉल कर लेंगे। केस 3 बनाएंगे तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। केस 4 बनाएंगे तो एग्जिट फंक्शन को कॉल कर लेंगे और एग्जिट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे 0 एज अ पैरामीटर पास करेंगे। और वहाँ पे एक आप मैसेज भी दे सकते हो
केस 4 में कि एंड ऑफ द प्रोग्राम, कि यूज़र को समझ में आ जाए कि हाँ आपका प्रोग्राम एंड हो गया है। तो यहाँ पे हमने 4 केसेस लिए हैं और एक हम बना लेंगे डिफ़ॉल्ट केसेस। सपोज यूज़र ने अपनी चॉइस 1 2 3 4 के अलावा कोई और चॉइस दे दी, तो उस केस में यूज़र को एक मैसेज शो हो जाएगा इनवैलिड चॉइस या रॉन्ग चॉइस। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट केस भी बना लेंगे कि अगर इन चारों केस में से यूज़र की दी हुई चॉइस मैच नहीं करेगी, तब आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो पोर्शन है वो आपका रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले डू वाइल यूज़ किया है। डू के अंदर मैंने कुछ ये प्रोग्राम लिखा है। डू के अंदर मैंने यूज़र से पहले चॉइस ली है, उस चॉइस को मैंने स्विच के अंदर डाला, स्विच के अंदर एज अ पैरामीटर पास किया, और स्विच के अंदर मैंने मल्टीपल केसेस बना लिए एंड एक डिफ़ॉल्ट केस लास्ट में बना लेंगे। अब हमने डू कर लिया। अभी डू में ये डू काम कब तक करेगा, इसके लिए हमें वाइल कंडीशन डू के बाहर लगानी पड़ेगी। तो वाइल में हम डाल देंगे जब तक चॉइस नॉट इक्वल टू 4, जब तक यूज़र की दी हुई चॉइस 4 ना हो जाए तब तक ये डू वाला काम चलता रहेगा। बार बार यही सब प्रोसेस करेगा, अगेन एंड अगेन एंटर व चॉइस पूछेगा, जो भी चॉइस यूज़र देगा 1 2 3 4 में से वही वाला पर्टिकुलर आपका केस एग्जीक्यूट होगा। केस के अंदर क्या है, फंक्शन का कॉलिंग है, तो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिखी है, तो इस तरीके से काम करता रहेगा। लेकिन अगर यूज़र जैसे ही 4 देगा, तो मैंने यहाँ पे केस 4 बना रखा है एग्जिट के लिए, तो यूज़र प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा और ये डू वाइल वाला जो ये काम है ये आपका यहीं पे स्टॉप्ड हो जाएगा। अब मेरा ये मेन फंक्शन के अंदर की कहानी हो गई कंप्लीट। अब जितने मैंने फंक्शन का डिक्लेरेशन कर लिया, फंक्शन का कॉलिंग कर लिया, अब हम एक एक करके फंक्शन का डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुश फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया है। मैंने लिखा है कि अगर मैंने कंडीशन चेक करी है, अगर इफ़ टॉप आपका जो टॉप है अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए साइज -1 की, तो यहाँ पे स्टैक का ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। स्टैक की ओवरफ्लो कंडीशन का मतलब क्या है कि आपका स्टैक बढ़ चुका है, अब उसके अंदर जगह नहीं है। ये वाला केस आपका कब होगा, जब जो टॉप की वैल्यू है या तो वो इक्वल टू हो जाए साइज -1 की या साइज -1 से भी बड़ा हो जाए, तो वहाँ पे उस केस में दिखा देगा यूज़र को एक मैसेज कि स्टैक इज़ ओवरफ्लो। अदरवाइज एज पार्ट में हम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट कर पाएंगे। अभी टॉप की वैल्यू मैंने ऊपर -1 ली थी ना, तो अभी -1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है साइज -1 से, तो यूज़र से हम साइज पूछेंगे। अगर यूज़र ने साइज दिया सपोज 4, तो ये कंडीशन क्या होगी, इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, स्टैक ओवरफ्लो है ही नहीं क्योंकि टॉप की वैल्यू -1 है। तो वह एज पार्ट में जाएगा, लिखा आ जाएगा एंटर अ वैल्यू टू बी पुश्ड। आप एक वैल्यू बताओ जो भी आप पुस्ट कराना चाहते हो, तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, आइटम में स्टोर हो जाएगी। टॉप की वैल्यू में +1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और स्टैक के टॉप पे जो है आइटम आपका पुस्ट हो जाएगा, या कह सकते हैं इंसर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ पुश द पर्टिकुलर एलिमेंट इनटू द स्टैक। नेक्स्ट है आपका पॉप ऑपरेशन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पॉप के लिए फंक्शन डिफाइन किया है। अगर टॉप की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है -1 के, तो इस कंडीशन में स्टैक क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो, तो आइटम तो डिलीट हो नहीं पाएगा। एज पार्ट में हम क्या करेंगे, आइटम को डिलीट कर पाएंगे। तो आइटम को डिलीट करने के लिए हमें एज पार्ट बताना पड़ेगा कि एज पार्ट में कैसे डिलीट होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर द आइटम दैट इज टू बी डिलीटेड इज %d। ठीक है, कि जो भी आइटम आप डिलीट करना चाहते हो वो है क्या यहाँ पे, वो भी तो बताना। तो स्टैक के टॉप पे, स्टैक का जो टॉप है जो भी वो एलिमेंट हो वो आपका डिलीट हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये है आपका पॉप की कंडीशन। अगर टॉप की वैल्यू -1 है या लेस देन -1 है, उस कंडीशन में अंडरफ्लो कंडीशन है। अदरवाइज वो आइटम स्टैक का जो टॉप पे जो भी एलिमेंट पड़ा होगा वो आपका डिलीट कर देगा। थर्ड आपका फंक्शन डेफिनेशन है डिस्प्ले के लिए। अगर आपके स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट्स पड़ा हुआ है या हो सकता है स्टैक एम्प्टी भी हो, तो हम यहाँ पे दोनों ही कंडीशन लगाएंगे। अगर आपकी टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, टॉप से। आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक रहेगा एंड आई की वैल्यू डिक्रीमेंट होती चली जाएगी। ठीक, तो इसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे स्टैक ऑफ आई, समझ गए। देन इसके बाद एज पार्ट में हम दिखा देंगे कि स्टैक क्या है, एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू नहीं हुई 0 के, या तो टॉप की वैल्यू 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ना आप स्टैक के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर स्टैक की वैल्यू अगर टॉप की वैल्यू 0 से कम होती है, मतलब -1 होती है या -2 होती है, उस कंडीशन में तो स्टैक के अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो उस कंडीशन में एज पार्ट में दिखा देगा स्टैक इज एम्प्टी। तो दिस इज द मेन कोड ऑफ स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे।
अगर आपको स्टैक का इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जिट जीरो फंक्शन का, यहाँ पे ये दिखा हुआ है एरर। ये इसलिए एरर आई है क्योंकि मैंने ऊपर एक लाइब्रेरी होती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट सी stdlib.h लाइब्रेरी, जिसके अंदर ये फंक्शन होता है आपका एग्जिट फंक्शन। तो आपको यहाँ पे इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, #include stdlib.h। इसको इंक्लूड कर ले, ये आ गई। अब रिटर्न जीरो में यहाँ पे दिखा है वाइल बिफोर रिटर्न, मतलब आपने डू तो यूज कर लिया, आपको वाइल कंडीशन भी तो बतानी पड़ेगी ना कि ये जो डू वाला प्रोसेस है कब तक काम करे। तो वाइल कंडीशन में आप यहाँ पे देते चॉइस नॉट इक्वल टू 4, जब तक चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती जब तक ये काम करेगा। अब 4 के लिए ही हम क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि 4 अगर यूजर 4 चॉइस दिया तो केस 4 आपका एग्जीक्यूट होगा, जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है, एग्जिट फंक्शन लगा हुआ है, जो क्या कर देगा, एग्जिट करा देगा यूजर को प्रोग्राम से। इसलिए मैंने वाइल के अंदर डाला है चॉइस नॉट इक्वल टू 4। अब मैंने गलती से यहाँ पर CH कर दिया, चॉइस जो आपने वेरिएबल बनाया था एग्जैक्ट वही लिखना चॉइस। तो आपका भी प्रोग्राम कंप्लीटली अच्छे से रन करेगा। अब आप इसको रन कराओगे, एंटर द साइज ऑफ स्टैक, सपोज मैंने दिया 5, तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा एंटर योर चॉइस, ठीक है। ये press 1 4 पुश, press 2 4 पॉप, ये सब मैंने लिखा था स्ट्रिंग में, ये आपको याद होगा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एंटर योर चॉइस में 1 दिया, तो 1 क्या हुआ, पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, तो उसने आपको एक मैसेज दे दिया एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड। मैंने 10 वैल्यू इंसर्ट करा दी। उसने फिर पूछा चॉइस दिया, मैंने फिर 1 चॉइस दी। उसने पूछा कि एक वापस एक वैल्यू बताओ, मैंने 20 वैल्यू बताई। तो अब स्टैक के अंदर 10 और 20 दो एलिमेंट हो गए। फिर यूजर ने फिर चॉइस पूछी, मैंने बताया 2 क्या है, पॉप ऑपरेशन, तो डिलीट हो गया आइटम 20। देन इसके बाद एंटर योर चॉइस यूजर ने पूछी, मैंने बोला 3, तो उसने एलिमेंट डिस्प्ले करके दिखा दिया 10। अब मैंने वापस से एक बार वो रन करवाया, एंटर द साइज ऑफ स्टैक, मैंने दिया 4। उसने पूछा एंटर योर चॉइस, मैंने दिया 1। पुश ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, 10 एलिमेंट आपका इंसर्ट हो गया स्टैक के अंदर। अब इसके बाद वो वापस से आपसे पूछेगा एंटर योर चॉइस। अब मैंने अपनी जो चॉइस है वो मैंने वापस से क्या दी, 1 ही दी। तो उसने फिर से पूछा कि एंटर वैल्यू टू बी पुश्ड, मैंने 20 वैल्यू पुश्ड करवा दी स्टैक के अंदर। उसने फिर से पूछा चॉइस बताओ, मैंने 30 बता दी। अब स्टैक के अंदर आपका 10 20 30 3 एलिमेंट है, मैंने एक एलिमेंट इंसर्ट करा दिया 40। तो स्टैक के अंदर अब 4 एलिमेंट थे, 10 20 30 40। लास्ट एलिमेंट मैंने 40 कराया था ना, तो जो आप यूजर की चॉइस 2 दोगे, मतलब पॉप कराओगे, तो 40 एलिमेंट आपका पॉप होगा। समझ गए ना, क्योंकि स्टैक किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में एलिमेंट डाला गया है वही आपका सबसे पहले पॉप होगा। तो यहाँ पे 40 आपका सबसे पहले पॉप होगा, ठीक है। तो मैंने अगर एंट्री व चॉइस में 2 दिया, तो यहाँ पे आपका पॉप कौन सा एलिमेंट होगा, द डिलीटेड एलिमेंट इज 40। अब आपके स्टैक के अंदर 30 20 और 10 बचा था, तो आप चाहो तो आप एंट्री व चॉइस में अब 3 दिया, तो उसने डिस्प्ले करवा दिया 30 20 एंड 10। मैंने वापस से चॉइस 2 ली, तो अब डिलीट कौन सा होगा आइटम, 30 होगा। अब क्या बचा स्टैक के अंदर, 20 एंड 10 बचा। अगर ये देखिए एंट्री व चॉइस मैंने 3 डिस्प्ले करवाया था, 20 एंड 10 बचे। मैंने वापस से एंट्री व चॉइस में 2 डाला, तो डिलीटेड आइटम क्या हो गया, 20 हो गया। अब स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट बचा हुआ है 10। अगर मैं उसको भी पॉप करा दूं तो अब स्टैक क्या है, एम्प्टी है। तो जो आप डिस्प्ले कराने का ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखा देगा स्टैक इज एम्प्टी। और मैंने जैसे ही 4 बटन दबाया, एग्जिट फ्रॉम दी प्रोग्राम। सो आई होप you understand, and if you have any doubt, any question regarding to this stack implementation using an array, you can ask me in our comment section. And this is a very important topic related to your DSA, because stack is a very important topic related to your exams, your mock interviews, your off and on campus drive. Also push and pop operation is very much needed for your interview preparations. And what is stack underflow and what is stack overflow condition, एंड ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ओवरफ्लो कब होता है, अंडरफ्लो कब होता है, स्टैक को कैसे ट्रेवर्स किया जाता है, और स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन एरे के अलावा लिंक्ड लिस्ट से कैसे कर सकते हैं। ये आप अब खुद से ट्राई करना। जैसे मैंने आपको ये एरे से इम्प्लीमेंटेशन बताया है, ये इसका कंप्लीट कोड है, जिसके अंदर मैंने डू वाइल यूज़ किया है, डू वाइल के अंदर मैंने स्विच यूज़ किया है, स्विच के अंदर मैंने केसेस बनाए, केसेस के अंदर मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग करी, फंक्शन को डिफाइन मैंने मेन फंक्शन के बाहर किया। सो गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल जीनियस दीपांशी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू वर्क हार्ड एंड गेट सक्सेस। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ स्टोरी, एंड एवरी स्टोरी हैज़ अ सक्सेसफुल एंडिंग। थैंक यू।